वेलकम यू ऑल। अपेक्स क्लासेस एजुटेक में आपका स्वागत है। महामैराथन के फर्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक है आज का प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रेसिडेंट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, means the office of president would not be vacant at any cost. That's why there shall be a president of India. कभी भी भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस वेकेंट नहीं रह सकता, किसी न किसी को वहाँ होना ही पड़ेगा। मीन्स कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं होगी। फिर आता है आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वुड बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होगी। अब बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मतलब कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल। यहां ध्यान रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, और अटॉर्नी जनरल मतलब सरकार के वकील, एडवोकेट कह सकते हैं आप इनको। जो सरकारी वकील होते हैं। फिर आता है हमारे एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, जिनमें नॉमिनल हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो रियल हेड होते हैं, जो रियल में काम करते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, मींस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब भी बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की, तो सबसे फर्स्ट है ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद बात आती है ही हैज कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उसने अपनी उम्र के 35 साल कंप्लीट कर लिए हो या उससे अबव हो। फिर होता है he holds the qualification to become a member of लोक सभा। उसके पास एक ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के अंदर भी होती है। फिर आता है neither she should hold any office of profit under central, state or any authority, nor she member of पार्लियामेंट और एनी स्टेट असेंबली। मीन्स कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये है कोई भी प्रॉफिट के अंडर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑफिस जिसके अंदर उसको प्रॉफिट हो रहा हो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी स्टेट का अधिकारी होना चाहिए, ना ही किसी अदर अथॉरिटी के अधिकारी होना चाहिए। फिर आता है कि पार्लियामेंट मतलब कि कोई एमपी भी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई स्टेट का एमएलए होना चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल मूव to the election procedure. The election procedure of the president is very complicated, but it is very easy. Let's see. The presidential election has been adopted in a proportional representation. Indirect elections have been there. For example, universal adult
franchise could not be there, means every citizen of India can't vote in the election of the president, means indirect election would be there, direct election would not be there. Single transferable vote method. Which vote method? Single transferable, means the vote could be transferred to the other candidate if one of the candidate is lacking behind. I am giving up the example. This is the ballot paper, for example. Okay, and here are the preferences. Here are the preferences 1, 2, 3 and 4. Here are 4 candidates. Here are the 4 candidates. Now what I think कि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है कि प्रेसिडेंट जो बनना चाहिए वो है बी, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है? बी। लेकिन मेरी सेकंड प्रेफरेंस है सी और मेरी थर्ड प्रेफरेंस है डी, फोर्थ प्रेफरेंस है मेरी ए। तो ऐसे जितने भी एमपी और एमएलए जो वोट करेंगे उसमें अगर ए पीछे रहेगा तो ए के जो वोट है वो बी और सी या डी में किसी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, इसीलिए नाम दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। सीक्रेट बैलेट सिस्टम, ये ऐसा एक बैलेट पेपर होता है, ये बैलेट पेपर एक सीक्रेट बॉक्स के अंदर डाला जाता है। टर्म आपको पता है अच्छे से, 5 इयर्स होता है एक प्रेसिडेंट का, जो टर्म होता है अपने ऑफिस का वो 5 इयर्स का होता है। यहाँ पे सबसे जरूरी क्वेश्चन है, हु कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। मेक श्योर इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। हु आर द इलेक्टेड मेंबर्स? जो चुनित व्यक्ति है, जो चुनिंदा व्यक्ति हैं, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितने भी एमएलए हैं उनमें से सारे एमएलए नहीं, जो इलेक्टेड है। फिर है यूनियन टेरिटरीज। अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे उनको अधिकार था वो वोट कर सकते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के जितने भी एमएलए हुआ करते थे उनको अधिकार नहीं था। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में यूनियन टेरिटरीज के एमएलए को भी अधिकार मिला कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस का मतलब यहां पे यह है राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स। मेक श्योर आई एम यूजिंग द वर्ड इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स इज इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। Let's move forward. Impeachment process. Let's see towards the impeachment process. How the impeachment process takes place, या प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाया कब जाता है? नॉर्मल सी बात है, जब प्रेसिडेंट ऐसा कुछ गलत करेगा, ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, अगर वो गलत करेगा तो उसको भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? आइए प्रोसेस देखते हैं। Impeachment process, Article 61 of the Indian Constitution. Article 61 of the Indian Constitution states कि if in case of president breaches the constitution, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की सीमा को अगर प्रेसिडेंट उल्लंघन देता है, मतलब कि अगर वो ब्रीच कर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, then he she can be removed through the process of impeachment. वो impeachment की प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। Each house of the parliament has the right to impeach him. Each house, यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात कौन सी है? Each house of the parliament, मतलब कि दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो वो राज्यसभा हो या वो लोकसभा हो। लेकिन कैसे होगा आइए देखते हैं। हमने पहले देखा इफ इन केस प्रेसिडेंट ब्रीचेस, मतलब कि यहां पे प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया। कौन से हाउसेस
उसको इम्पीच कर सकते हैं। ईच हाउस में कौन से आते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? पार्लियामेंट की बात हो रही है। सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउसेज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। चाहे ये हाउस हो, चाहे लोअर हाउस हो, अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी में भी अगर प्रपोजल लाया जाएगा तो उस प्रपोजल को सिग्नेचर करने के लिए 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर होना आवश्यक है, तभी वो इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाया जाएगा। 14 days after, make sure 14 days after receipt of the proposal is taken into consideration. फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा के अंदर लाया गया, 1/4 मेंबर्स ने साइन भी कर दिया। साइन करने के 14 डेज बाद में, फॉर एग्जाम्पल आज 1 तारीख को साइन किया है तो 14 डेज बाद में उसको कंसिडरेशन में लाया जाएगा। और कंसिडरेशन में लाने के बाद में क्या लिखा है देखिए, एंड इज पास्ड विद 2/3 मेजोरिटी। मेक श्योर इज पास्ड विद द 2/3 मेजोरिटी। अगर राज्यसभा से ये 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है तो ऑफ द टोटल members then sent to the other house. Then after passing from here from the Rajya Sabha by the 2/3 majority, it is sent to the Lok Sabha. The second house will either examine, means कि Lok Sabha can either examine or a committee to do so. वो एक कमिटी भी बना सकते हैं इस संदर्भ में कि उसके ऊपर निर्णय लिया जाए या शोध किया जाए कि जो एलिगेशंस लगे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच करने के लिए वो सही है या नहीं है। या सेकंड हाउस आइदर एग्जामिन, वो खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर लोकसभा एग्जामिन करता है और अगर उसको ये लगता है कि जो एलिगेशंस जो लगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एलिगेशंस की। जो प्रेसिडेंट पे एलिगेशंस लगे, किस चीज के एलिगेशंस लगे? ब्रीच करने के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो लोअर हाउस या अपर हाउस या आइदर हाउस उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करके एलिगेशंस प्रूव्ड एंड पोजेस द मोशन विद द 2/3 मेजोरिटी, देन ही इज डीम्ड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द मोशन। तो उसको भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और कौन से मोशन से? इम्पीचमेंट मोशन से। अब बात करते हैं हम पावर्स एंड फंक्शंस। हमने इलेक्शन की बात की, हमने इम्पीचमेंट की बात की, अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस की कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, आर्टिकल 53। फिर से आर्टिकल 53 पे आते हैं। आर्टिकल 53 में हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, मीन्स ऑल वर्क्स आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल वर्क्स आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ही यूज हिज पावर्स हिमसेल्फ और बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, मीन्स ऑल वर्क आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हम कौन सी पावर पढ़ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन सी पावर पढ़ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। ही यूज हिज पावर्स हिमसेल्फ और बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं, ऑडिटर जनरल हो सकता है, ओके, कॉम्प्ट्रोलर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? देन अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, क्योंकि उनके सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट। किनको? गवर्नर्स को। गवर्नर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो
सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस. Next power is powers for governance rules, joint sitting, employees in Supreme Court, rules regarding power of Auditor General, distribution of portfolios. Distribution of portfolios is important. Supreme Court, employees in the Supreme Court are important. Example, powers for governance rules. Power for governance rules means that जो powers होगी governance के रूल्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे देश में कोई भी ऐसा रूल बनता है तो उसके लिए सिग्नेचर करने के लिए या परमिशन लेने के लिए ये एग्जीक्यूटिव पावर सबसे बड़ी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. तो बिना उनके परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता. जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग के लिए भी यही परमिशन देंगे. प्रेसिडेंट विल गिव द परमिशन. एम्प्लॉयज इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी अपॉइंटमेंट, उसके साथ साथ उनके लिए रूल्स, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस के लिए भी प्रेसिडेंट उनके लिए रूल्स वगैरह बनवाते हैं. मीन्स कि उनके सबऑर्डिनेट्स बनवाते हैं. अभी मैं ये सब बोल रहा हूं तो आपको ये लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट कैसे इतने सारे काम कर सकते हैं और प्रेसिडेंट क्यों करेंगे इतने सारे काम, लेकिन प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट्स करते हैं. प्रेसिडेंट सिर्फ उन पे साइन करते हैं. रूल्स रिगार्डिंग पावर ऑफ ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल के पावर्स क्या क्या होंगी उनकी भी यही देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से कौन से मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है? डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है, होम मिनिस्ट्री देनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, कौन से इंसान को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कौन सा ऑफिस देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? पीएम डिसाइड करेंगे. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम द प्रेसिडेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स. पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स मीन्स ऑल द जितनी भी ट्रीटीज होती है हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ में वो किसके नाम से होती है? प्रेसिडेंट के नाम से होती है. पावर्स इन फॉरेन अफेयर्स, जितने भी फॉरेन एम्बेसी के अंदर इंडियन जो जितने भी दूसरे एम्बेसीज होती हैं हमारे यहाँ पे उनके एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल्स, और हमारे यहाँ से जो एम्बेसडर्स बाहर गए हैं उन एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना, उन एम्बेसडर्स का ट्रांसफर करना. तो जितने भी फॉरेन अफेयर्स में भी इनकी पावर प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा है. मिलिट्री पावर, यू नो वेरी वेल दैट ही इज द कमांडर ऑफ 3 forces. Which are the 3 forces? Army, Air Force and Navy. He is the supreme commander. He is the supreme commander. He is the supreme commander of all the 3 forces. Then we shall move to the legislative powers. When we talk about the legislative powers, legislative administration, he convenes the session of the parliament. जितने भी जो सेशन होते हैं, कौन से सेशन होते हैं? वेरी फर्स्ट इज विंटर सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, monsoon session, and the third is budget session. The third is budget session. जितने भी हमारे सेशन होते हैं वो लगभग 2 से 3 महीनों के होते हैं, लेकिन he convenes the session of the parliament. कौन सा सेशन स्टार्ट होगा और उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास ही लेजिस्लेटिव पावर है. On the recommendation of PM, he can dissolve the Lok Sabha before the term. लोक सभा की जनरल टर्म कितनी होती है? 5 years की. कितनी होती है? 5 years. But on the recommendation of PM,
पीएम के रिकमेंडेशन पे लोकसभा उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। सो फार 9 टाइम्स इट हैज बीन डिसॉल्व्ड, अभी तक 9 बार इसको डिसॉल्व किया जा चुका है। पावर ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। नॉमिनेशन की बात की जाए तो नॉमिनेशन का मतलब है, इलेक्टेड और नॉमिनेशन में फर्क ये है कि नॉमिनेशन का मतलब है डायरेक्ट नॉमिनेट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो नियुक्ति में कौन कौन आते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव की, और लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं, दोनों हाउसेज, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर यहां पे 2 मेंबर्स होते हैं जिनको लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं और जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स। अब ये 2 मेंबर्स कौन होते हैं, दे आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस, दे आर एंग्लो इंडियंस। They are very fluent in the field of art, they are masters of in any of the field, they are basically the masters of in the any of the field. Then we shall move to the power to issue ordinances. Ordinance issued has limit till 6. Power to issue ordinances. We have skipped one thing, power to reject a motion. Whenever we talked about the power to reject motion, means if any of the bill is in consideration in the any of the house, for example, आपको ये तो पता है कि एक बिल लोकसभा से राज्यसभा के अंदर जाएगा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा पास होने के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा से कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इसमें कोई गलती है, तो वो उसके अंदर मिस्टेक को सही करने के लिए फिर से रिटर्न कर सकता है, या फिर बिना किसी और भी कारण के उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो जो उसके पास रिजेक्ट करने की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर टू रिजेक्ट द मोशन। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस, अगर उसको लगता है कि ये जो सेशंस हैं, इन सेशंस के बीच में गैप में अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसको कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो, मींस कि कोई लॉ बनाना हो, क्योंकि लॉ बनाने के लिए सेशंस होना ज़रूरी है पार्लियामेंट में, लेकिन जब सेशन नहीं चल रहे हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस इशूड हैज़ द लिमिट टिल 6 वीक्स ऑफ द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पार्लियामेंट सेशन, मीन्स कि इनमें से कोई भी सेशन कमेंसमेंट के बाद में 6 वीक्स तक ये ऑर्डिनेंस लागू रहेगा। Let's talk about the financial powers. Whenever we talk about the financial powers, all the things are with the president itself. How? The money bill and the demand for grants can't be proposed in the Lok Sabha without the permission of president. During the budget session, during the budget session the money bill is proposed. बजट को पास करने के लिए मनी बिल लाया जाता है संसद में, और जब संसद में मनी बिल लाया जाता है या डिमांड फॉर ग्रांट्स, मींस हर मिनिस्ट्रीज को पैसे देने के लिए कुछ डिमांड की जाती है ग्रांट्स की, जो एक प्रेसिडेंट द्वारा ही होती है भारत जैसे देश में। और वहाँ
मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स कांट बी प्रपोज्ड इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर मनी बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रपोज्ड हो ही नहीं सकते बिना किसकी परमिशन के? प्रेसिडेंट की परमिशन के। फिर आता है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में फर्स्ट पावर है आपकी पार्डनिंग पावर, मतलब कि माफ करने की शक्ति। माफ करने की शक्ति, किसी इंसान को अगर कोई सजा हो जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के बाद पास या उसको सॉरी कहने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? माफ करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और वो किस में आता है? जुडिशियल पावर्स में। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट कौन देखते हैं? प्रेसिडेंट देखते हैं, वो भी जुडिशियल पावर्स में आता है। अप्रूवल फॉर रूल्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल्स के लिए जो अप्रूवल होता है वो भी कौन देते हैं? प्रेसिडेंट। किसके अंडर? जुडिशियल पावर्स के अंडर। Emergency provisions, the most important topic of the president or the presidential form can be seen in the emergency provisions. For example, national emergency. Article 352 talks about the national emergency. Previously जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी that he shall declare the emergency without the पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना कंसेंट के इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसे प्रेसिडेंट के पास पावर्स थे। बट नाउ आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी मेड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। इट कैन बी मेड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की रिटन एडवाइस जरूरी होती है। नाउ आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। मेक श्योर द स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 मेजोरिटी विद इन अ मंथ of both the houses separately. Both the houses separately means of the Lok Sabha separate by 2/3 majority and by the Rajya Sabha by the 2/3 majority. To continue should be approved after every 6 months. 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 6 महीने के बाद अगर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर हम उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमको 6 महीने के बाद फिर से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा हर 6 महीने में। कैन बी एंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एमपीज ऑफ लोकसभा। बट एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, जो प्रेजेंट एमपीज ऑफ द लोकसभा, प्रेजेंट एमपीज ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 356, जब भी किसी, हमने बात की नेशनल इमरजेंसी की, मींस अगर पूरे भारत में अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। मींस की प्रेसिडेंशियल रूल या नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट व्हाट इफ अ स्टेट हैव द प्रॉब्लम और अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट फेल्ड। अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वैसी कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। और व्हाट इज द फॉर्म ऑफ स्टेट इमरजेंसी? ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। कैसे समझाते हैं? ऐसी स्थिति में जहां पे फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, जहां पे किसी स्टेट में अगर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के हिसाब से स्टेट के अंदर फॉलो अप नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, राइट्स लोगों के नहीं हैं, वैसे मामले में प्रेसिडेंट को अगर सूट होगा तो वो वहां पे गवर्नर के थ्रू क्या लगवा देगा? आर्टिकल 356 के हिसाब से स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। इन द स्टेट could not take place for more than
2 months with the approval of parliaments. Could not take place for more than 2 months. 2 महीने से ज़्यादा emergency नहीं चल सकती with the approval of parliament, बिना parliament के approval के. With simple majority in both the houses cannot extend more than 6 months. With the simple majority, it needs only simple majority, not the special majority. और simple majority के साथ वो कहाँ तक extend हो सकती है? 6 months तक. If cannot be continued after it cannot be continued after the 3 years in any condition. वो कभी भी कंटिन्यू नहीं की जा सकती 3 साल के बाद. मीन्स मैक्सिमम कितना है? 3 years. Article 360. Article 360 also plays a major role. For example, Article 360 is a financial emergency and ये कब लगाई जाती है? जब टर्म इज एज ऑफ नेशनल इमरजेंसी. इसका जो टर्म होगा मीन्स कि जो टाइम पीरियड होगा वो कैसा होगा? नेशनल इमरजेंसी जैसा. फाइनेंशियल इमरजेंसी ओनली इन केस व्हेन फाइनेंस ऑफ नेशन आर इन थ्रेट. जब नेशन के जो फाइनेंस है वो जब थ्रेट में होते हैं या वो जब खतरे में होते हैं, जब हमारे भारत का जो वित्तीय स्थिति है वो खराब होती है, तब वैसे में आर्टिकल 360 इम्पोज किया जाता है. और यहाँ पे आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है. तो आज हमने पढ़ा प्रेसिडेंट और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सारे लेक्चर आपको अच्छे से अपडेट हो सके. थैंक यू.